हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी यूनिट चल रही है, आज उसके 10वें नंबर के लेक्चर में मैं बात करूंगा धातु संकुल यौगिकों का गत के स्थायित्व, मतलब काइनेटिक स्टेबिलिटी और मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आगे नहीं बात आप लोग समझ में। इसका मतलब आज के इस कंप्लीट लेक्चर में मैं बात करूंगा काइनेटिक स्टेबिलिटी की। आज के इस लेक्चर में काइनेटिक स्टेबिलिटी को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। लेक्चर नंबर जो आपका 9 था उसमें मैंने किसकी बात की थी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में मैंने दो चीजों की बात की थी। एक तो किसकी बात की थी मैंने, स्थायित्व स्थिरांक, और एक किसकी बात की थी, अस्थायित्व स्थिरांक, मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसको आप स्टेबल और अनस्टेबल वर्ड भी यूज कर सकते हो। आगे नहीं मेरी बात आप लोगों को समझ में। वहां पर हमने किसकी बात की थी, स्टेबल कांस्टेंट और अनस्टेबल कांस्टेंट, या ऐसा बोल सकते हो स्टेबिलिटी कांस्टेंट और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। आ गई आप लोगों को बात समझ में, ठीक है। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने किसकी बात की थी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की। और लेक्चर नंबर 10 में हम किसकी बात करेंगे, काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि आखिरकार काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से कि देखो, काइनेटिक स्टेबिलिटी ये जब भी गतिकीय बल आता है हम लोगों का, तो हम लोगों के चीज मन में एक बात आती है हमेशा, क्या, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो जब भी कभी काइनेटिक बल का यूज होता है तो तुरंत ही अपने दिमाग में एक चीज आ जाती है, अभिक्रिया का वेग, मतलब आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की अभिक्रिया का वेग तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है। इसके अंदर काइनेटिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को पता हम किस चीज का डिस्कशन करते हैं, हम इस चीज का डिस्कशन करते हैं, कंक्लूजन ये निकालते हैं हम कि कोई भी अगर अभिक्रिया हमारी हो रही है तो वो अभिक्रिया कितने टाइम में हो रही है, उस अभिक्रिया को होने में कितना टाइम लग रहा है, अभिक्रिया हमारी फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है। अगर फास्ट हो रही है तो फास्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, अगर हमारी अभिक्रिया स्लो हो रही है तो स्लो होने में कितना टाइम लगा है। तो कहने का मतलब यह है कि टाइम का डिस्कशन करते हैं हम लोग काइनेटिक स्टेबिलिटी में। कोई भी अभिक्रिया हो जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना, या टाइम से रिलेटेड कर लो कि कोई भी रिएक्शन अगर हमारी हो रही है तो वो कितने टाइम में हो रही है, ठीक है। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं इस काइनेटिक स्टेबिलिटी के अंदर, ठीक है ना। तो एक बात तो हमारे समझ में आ गई कि यहाँ पर टाइम से रिलेटेड कोई बात होने वाली है कि मतलब अभिक्रिया रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है, आपकी रिएक्शन स्लो हो रही है या आपकी रिएक्शन फास्ट हो रही है। अगर स्लो हो रही है तो उसको क्या बोल रहे हो, और अगर कोई रिएक्शन फास्ट हो रही है तो उसको क्या बोल रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में मैंने वहां पर दो शब्दों का यूज किया था, स्टेबल और अनस्टेबल का, मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट और अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो यहां पर एक टॉप नाम का साइंटिस्ट आएगा, तो टॉप नाम का साइंटिस्ट यहां पर स्टेबल और अनस्टेबल वर्ड यूज ना करके एक अलग ही तरीका के वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दूंगा, एक बार फिर सुन लेना। यहां पर जो वर्ड यूज करूंगा वो इंग्लिश के वर्ड यूज करूंगा। हिंदी मीडियम वाले आप लोग देख लो, यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों को लिख दूंगा, लेकिन इसके जो इंग्लिश वर्ड है वो थोड़े ज्यादा फेमस है और इंग्लिश के वर्ड बोलने में थोड़ा आसानी सी रहती है। हिंदी के वर्ड ऐसे होते हैं कि बोलने में 10 बार में तो मुंह में से वो शब्द निकलते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहां पर मैं इंग्लिश के वर्ड यूज करूंगा, आप लोग देख लेना, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दूंगा। आगे बात समझ, क्योंकि इसके जो आप बोलूंगा ना इनके इंग्लिश वर्ड ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। हिंदी वर्ड बड़े अजीब से लगते हैं बोलने में, ठीक है ना। तो एक काम करूंगा कि आप लोगों के लिए बता देता हूं कि एक बार फिर बोल देता हूं कि जो आपकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी थी वहां पर हमने किसकी बात की थी, स्टेबल और अनस्टेबल शब्द का यूज किया था, मतलब स्थायी और अस्थायी शब्द का यूज किया था। यहां पर एक टॉप नाम का साइंटिस्ट है, तो वो टॉप नाम का साइंटिस्ट स्टेबल और अनस्टेबल वर्ड यूज ना करके वो एक अलग वर्ड यूज कर रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कौन से साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, टॉप नाम के साइंटिस्ट की। कौन से साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, टॉप नाम के साइंटिस्ट की, ठीक है ना। इस टॉप नाम के साइंटिस्ट की, तो उसने किस बारे में डिस्कशन किया था, देखो ध्यान से समझना। टॉप नाम का साइंटिस्ट किसके बारे में डिस्कशन करना है कि एक तो वो शब्द यूज कर रहा है इनर्ट, एक तो इनर्ट कर रहा है जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो, हिंदी में आप लोग इसको बोलते हो अक्रिय। इनर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्रिय, ठीक है ना। और एक शब्द यूज कर रहा है वो लेवाइल। लेवाइल, लेवाइल को आप हिंदी में बोलते हो चंचल, चंचल या अस्थिर, चंचल या अस्थिर। इधर देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रखी है भैया, सुन लो मेरी बात ध्यान से। मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा, आप लोग फिर सुन लो। यहां पर इनर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्रिय, और लेवाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं, चंचल या अस्थिर। इन शब्दों का यूज कौन कर रहा है, टॉप नाम का साइंटिस्ट। आ गई मेरी बात आप लोग समझ में। ये टॉप नाम का साइंटिस्ट है जो किसके कौन कौन से वर्ड यूज कर रहा है, स्टेबल और अनस्टेबल की जगह कौन से वर्ड यूज कर रहा है, इनर्ट जिसको हिंदी में क्या बोलते हो अक्रिय, और लेवाइल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग चंचल या अस्थिर। बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों के सामने जो वर्ड यूज करूंगा वो करूंगा मैं इनर्ट और लेवाइल, ठीक है ना। एक बार फिर देख लो आप लोग, इनर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं अक्रिय, और लेवाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं चंचल या अस्थायी, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर दो ही वर्ड यूज करूंगा, इनर्ट और लेवाइल। तो सुनो मेरी बात,
जो आप लोगों का साइंटिस्ट था टॉप, उसने क्या बात बोली थी, इन दोनों शब्दों का, इनर्ट और लेवाल शब्द का यूज करते हुए उसने रिएक्शनों के बारे में, कॉम्प्लेक्सों के बारे में क्या बात बोली थी। उसने कॉम्प्लेक्सों के बारे में ये बात बोली थी कि माना कि ध्यान से समझना उसने क्या बात बोली थी। अब इसके पूरे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आखिरकार उसने क्या बात बोली थी इनर्ट और लेवाल के रेस्पेक्ट में। उसने ये बात बोली थी कि माना कि कोई भी रिएक्शन है, अगर कोई भी रिएक्शन 1 मिनट में कंप्लीट हो रही है आपकी, देखो ध्यान से समझना, कोई भी रिएक्शन अगर आपकी 1 मिनट में कंप्लीट हो रही है तो उसके लिए तो उसने शब्द यूज किया था लेवाल। मतलब जो रिएक्शन 1 मिनट में कंप्लीट होती हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सों को तो हम क्या बोलते हैं, लेवाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। लेकिन जो रिएक्शन 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगाती हैं, तो जो रिएक्शन 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगाती हैं उनके लिए उसने शब्द यूज किया था इनर्ट। एक बार फिर से लेना, उसने क्या बात बोली थी टॉप नाम के साइंटिस्ट ने, कि वे रिएक्शन जो 1 मिनट में कंप्लीट हो जाती हैं, 1 मिनट में कंप्लीट हो जाती है तो उनके कॉम्प्लेक्सों को हम क्या बोलेंगे, लेवाइल, ठीक है ना। और जो रिएक्शन 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगा रही है, मतलब 1 मिनट से ज्यादा टाइम में कंप्लीट हो रही है, उनको उसने बोला था इनर्ट, के वो कॉम्प्लेक्स आपके कौन होंगे, इनर्ट। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई। 1 मिनट के अंदर होने वाली रिएक्शनों को हम क्या बोलते हैं, या 1 मिनट के अंदर जो हो रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्स, उन कॉम्प्लेक्सों को हम क्या बोले, लेवाइल। और जो रिएक्शन 1 मिनट से ज्यादा में टाइम में हो रही है उनको हम क्या बोले, इनर्ट। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन की बात होगी, प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात होगी, तो कॉमन सी बात है कि जो रिएक्शन 1 मिनट में हो रही है इसका मतलब वो जो बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है। अरे भाई एक बात बताओ, जो 1 मिनट के अंदर जो रिएक्शन हो रही है इसका मतलब वो रिएक्शन फास्ट हो रही है, और जो 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लगा रहे हैं इसका मतलब कॉमन सी बात है वो रिएक्शन आप लोगों की क्या हो रही है, स्लो हो रही है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि जो रिएक्शन, देखो ध्यान से समझना, मैंने अभी क्या बात बोली कि 1 मिनट के अंदर होने वाली रिएक्शनों को मैंने क्या बोला, लेवाल, और 1 मिनट से ज्यादा टाइम में होने वाली अभिक्रियाओं को मैंने क्या बोला, इनर्ट, ठीक है ना। तो जो आप लोगों की 1 मिनट के अंदर हो रही है वो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, और जो 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगा रही है वो रिएक्शन आपकी स्लो हो रही है। तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं कि यहाँ पर बात करूं मैं यहाँ पर प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसकी बात करूंगा, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो जो रिएक्शन, जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो लिगेंडों की होती हैं, जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिगेंडों की बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, वो तो कॉमन सी बात है बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, तो उनके लिए कौन सा यूज करूंगा, लेवाइल, क्योंकि फास्ट वाले इनको मैंने क्या बोला, लेवाइल, 1 मिनट के अंदर 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 हो रही है। और जो रिएक्शन आप लोगों की थोड़ी स्लो स्लो हो रही है, ठीक है ना, तो कॉमन सी बात है वो 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लगाएंगे, और अगर वो 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लगाएंगे तो फिर उन रिएक्शनों को क्या बोलोगे आप, इनर्ट। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई नहीं आई, एक बार फिर सुनो। जो रिएक्शन 1 मिनट के अंदर अंदर हो रही है इसका मतलब वो रिएक्शन फास्ट हो रही है, और फास्ट रिएक्शनों के लिए मैं कौन सा शब्द यूज कर रहा हूं, लेवाइल। लेकिन जो रिएक्शन 1 मिनट से ज्यादा टाइम में हो रही है इसका मतलब वो धीमी धीमी तरीका से हो रही है, तभी तो 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लगा रही है। अगर वो रिएक्शन स्लो स्लो हो रही है तो कॉमन सी बात है उसके लिए मैं कौन सा शब्द यूज करूंगा, इनर्ट। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना। एक बार फिर बता दो, काइनेटिक स्टेबिलिटी में सिर्फ एक ही चीज की बात हो रही है यहाँ पर, टाइम, कि कौन सी रिएक्शन कितने टाइम हो रही है और उनके लिए आप क्या शब्द यूज कर रहे हो, आप इनर्ट किसके लिए यूज कर रहे हो, आप लेवाइल किसके लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। वहां पर तो हमने दो की बात की थी, स्टेबल कांस्टेंट और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। स्टेबल कांस्टेंट और अनस्टेबल कांस्टेंट की बात की थी, या स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना। तो यहां तक तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। फिर उसने एक दो कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल लिए थे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल लेकर उसने कुछ चीजें यहां पर एक्सप्लेन की, जिसका कनेक्शन उसने किससे कर रखा है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से। एक बार फिर सुन लो, यहां पर मैं दो कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, दो कॉम्प्लेक्सों का कनेक्शन उसने कर रखा है कि भाई थर्मोडायनेमिक के अंदर ये क्या होगा और काइनेटिक के अंदर ये क्या होगा। फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स को ले रखा है, फिर उसके बारे में बोल रखा है कि थर्मोडायनेमिक में ये क्या होगा, मतलब स्टेबल होगा का अनस्टेबल, और काइनेटिक के अंदर ये लेवाइल होगा का इनर्ट होगा। आगे नहीं बात समझ में। एक बार फिर चलो, यहाँ पर दो एग्जांपल लेने वाला हूं, उन दोनों एग्जांपलों के अंदर मैं क्या बात करूंगा, दोनों एग्जांपलों के अंदर मैं ये बात करूंगा कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये काइनेटिक फॉर्म में क्या है, मतलब इनर्ट है या लेवाइल है, और थर्मोडायनेमिक फॉर्म में क्या है, मतलब स्टेबल है अनस्टेबल, ठीक है। तो मैं आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं, और दो कॉम्प्लेक्स लेने के बाद फिर उन पर डिस्कशन करते हैं कि काइनेटिक फॉर्म में ये क्या होगा, और काइनेटिक फॉर्म में क्या होगा और थर्मोडायनेमिक फॉर्म में क्या होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आप लोगों के सामने, इसको तो मैं टाल देता हूं और एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। करते हैं उसके बाद डिस्कशन एग्जांपल को लिखने के बाद। तो देखो आप लोग, ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्सों को लिख देता हूं आप लोगों के सामने। एक एग्जांपल तो हमारा कौन सा ले रखा है, CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6, और यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लस के 3, ठीक है ना। और एक एग्जांपल मैंने कौन सा ले लिया, NiCN का होल 4, और यहाँ पर लिख दिया मैंने -2, ठीक है ना। अब देखो ये संकुल आयन, ये जो संकुल आयन है, संकुल आयन मतलब कॉम्प्लेक्स आयन, ये संकुल आयन जो थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी रूप से क्या होगा, ऊष्मागतिकी है, ऊष्मागतिकी है,
रूप से, ऊष्मागतिकीय रूप से क्या होगा आप लोगों का, ऊष्मागतिकीय रूप से क्या होगा अस्थायी, ऊष्मागतिकीय रूप से क्या होगा अस्थायी, अस्थायी तथा गतिकीय रूप से, गतिकीय रूप से ये क्या होगा आपका अक्रिय, गतिकीय रूप से आपका क्या होगा अक्रिय मतलब इनर्ट, इनर्ट, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं इस वाले कॉम्प्लेक्स की, तो ये संकुल आयन, संकुल आयन ऊष्मागतिकीय, ऊष्मागतिकीय रूप से क्या होगा स्थायी, ठीक है ना, तथा गतिकीय रूप से क्या होगा आपका अस्थिर, मतलब अस्थिर को मतलब मैं क्या बोल रहा हूं लेवाइल, अस्थिर बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो चंचल बोल सकते हो, चंचल अस्थिर को मैं क्या बोल रहा हूँ लेवाल बोल रहा हूँ। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, इस चीज को ध्यान से समझना। देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, देखो पूरा फोकस अब मेरी तरफ रखना और इस चीज को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सुनो मेरी बात, स्टेटमेंट ये होता है, इस वक्त के लिए थोड़ी देर के लिए आप एग्जांपल को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो, आप बिल्कुल एग्जांपल को साइड में कर दो, ठीक है ना। उससे पहले मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तो सुनो स्टेटमेंट क्या है, क्या यहाँ पर कॉम्प्लेक्सों की बात किसकी कर रहे हैं हम, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिक फॉर्म में क्या है, मतलब स्टेबल है अनस्टेबल है, और जो आप लोगों का काइनेटिक फॉर्म में आपका इनर्ट है लेवल है, इस चीज के बारे में डिस्कशन चल रहा हमारा। तो स्टेटमेंट ये आप लोगों के लिए क्या, जो कॉम्प्लेक्स ध्यान से समझना, जो कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिक फॉर्म में स्टेबल होगा वो काइनेटिक फॉर्म में क्या होता है इनर्ट। सुन लो मेरी बात ध्यान से, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है ज्यादातर पे यही फॉलो होता है कि जो कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिक फॉर्म में स्टेबल होगा वो काइनेटिक फॉर्म में क्या होगा इनर्ट, और जो थर्मोडायनेमिक फॉर्म में अनस्टेबल होगा वो काइनेटिक फॉर्म में क्या होगा लेवल। ज्यादातर कॉम्प्लेक्सों पर तो यही ट्रेंड चलता है आप लोगों का, ठीक है ना। एक बार फिर बोल देता हूं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो थर्मोडायनेमिक फॉर्म में, जो थर्मोडायनेमिक फॉर्म में स्टेबल होगा वो काइनेटिक फॉर्म में क्या होगा इनर्ट, और जो थर्मोडायनेमिक फॉर्म में अनस्टेबल होगा वो काइनेटिक फॉर्म के अंदर क्या होगा आपका लेवल। मतलब अनस्टेबल को तो किसके रेस्पेक्ट में कर रखा है, लेवल के रेस्पेक्ट में, और स्टेबल को किसके रेस्पेक्ट में कर रखा है, इनर्ट के रेस्पेक्ट में। लेकिन ये तरीका आप लोगों का हर किसी कॉम्प्लेक्स पर फिट नहीं होता। मैं फिर बोल रहा हूं ज्यादातर 80% कॉम्प्लेक्सों पर ये फॉलो हो जाता है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिन पर ये फॉलो नहीं होता, तो उनको आप अपवाद बोल सकते हो, एक्सेप्शनल केस बोल सकते हो, और ये दोनों एग्जांपल वही हैं। देख लो इन दोनों एग्जांपलों के अंदर मैं यही चीज का डिस्कशन करने वाला हूं। मैंने क्या बात बोली थी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिक फॉर्म में जो स्टेबल होगा वो काइनेटिक फॉर्म में क्या होगा इनर्ट, और जो थर्मोडायनेमिक फॉर्म में अनस्टेबल होगा वो काइनेटिक फॉर्म में क्या होगा लेवल। लेकिन ये ट्रेंड आपका हर जगह पर फॉलो नहीं होता है। दोनों एग्जांपलों में देख लो, इन दोनों एग्जांपलों में क्या देखते हो आप लोग कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स आपका थर्मोडायनेमिक फॉर्म में कौन होता है अनस्टेबल, थर्मोडायनेमिक फॉर्म में अनस्टेबल होता है, इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए लेवल, लेकिन लेवल नहीं होता, काइनेटिक फॉर्म में क्या होता है इनर्ट। इसका मतलब जो अभी मैंने ट्रेंड बोला था ना, ये नहीं हुआ ना इसका फॉलो, इसका मतलब 80% केसों पर तो अभी जो मैंने स्टेटमेंट बोला था वो आपका फॉलो होता है, लेकिन कुछ एग्जांपल जो 20% या 10% होते हैं उनके अंदर ये एग्जांपल आ जाते हैं जहां पर ये फॉलो नहीं होता। जैसे कि मैं फिर बता देता हूं कि ये थर्मोडायनेमिक फॉर्म में कौन होता है अनस्टेबल, तो कॉमन सी बात है इसके लिए कौन सा शब्द यूज होना चाहिए था, लेवल ही तो यूज होना चाहिए था, लेकिन लेवल नहीं होता, ये काइनेटिक फॉर्म में क्या होता है आपका इनर्ट होता है, ठीक है। नीचे वाले कॉम्प्लेक्सों की बात करता हूं तो ये थर्मोडायनेमिक फॉर्म में कौन होता है स्टेबल, इसका मतलब इसके लिए इनर्ट यूज होना चाहिए काइनेटिक फॉर्म में, लेकिन काइनेटिक फॉर्म में इसके लिए इनर्ट यूज नहीं होता, इसके लिए क्या वर्ड यूज होता लेवल। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोगों को समझ में आई नहीं आई। एक बार मैं मेरे स्टेटमेंट को दोबारा दोहरा देता हूं भैया, रिपीट कर देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं क्या जो थर्मोडायनेमिक फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स हुआ, कोई भी कॉम्प्लेक्स जो थर्मोडायनेमिक फॉर्म में स्टेबल होगा वो काइनेटिक फॉर्म में कौन होगा इनर्ट, और जो थर्मोडायनेमिक फॉर्म में अनस्टेबल होगा वो काइनेटिक फॉर्म में कौन होगा लेवल। ज्यादातर 80-90% पर तो ये फॉलो होता है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे भी होते हैं जो इस नियम को, टॉप की इस बात को नहीं मानते। जैसे कि ये रहा ये कॉम्प्लेक्स, ये रहा ये कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिक फॉर्म में कौन होता अनस्टेबल, लेकिन आपके काइनेटिक फॉर्म में कौन होता इनर्ट, जबकि इसको क्या होना चाहिए था लेवल होना चाहिए था। इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखो, ये थर्मोडायनेमिक फॉर्म में कौन होता है स्टेबल होता है, थर्मोडायनेमिक फॉर्म में स्टेबल होता है, इसका मतलब इसके लिए क्या वर्ड यूज होना चाहिए इनर्ट ही तो यूज होना चाहिए, लेकिन इनर्ट नहीं होता काइनेटिक फॉर्म में, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है लेवल। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये आपकी स्टेटमेंट आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स को थर्मोडायनेमिक में हम क्या बोल रहे हैं काइनेटिक फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना।
बात आप लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि तुम जानते हो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं पर कुछ न कुछ चीज एक्सेप्शनल अपवाद चलते ही हैं, ठीक है ना। जो अपवाद किनको बोलते हैं, जो बात को ना मानते हो, ठीक है ना। अपवाद किनको बोलते हैं कि एक तो होते हैं कि रूल को मानते हैं, वो तो सब रूल के अंदर आ जाते हैं, और जो उस रूल को फॉलो नहीं करते वो किसमें चल जाते हैं, अपवाद मतलब एक्सेप्शनल केसों के अंदर चले जाते हैं। चलो ठीक है, अब सुनो लास्ट फाइनल पैराग्राफ जो उसका होगा, जो आपका काइनेटिक स्टेबिलिटी है, उसका लास्ट एंड फाइनल पैराग्राफ होगा, वो मैं लूंगा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। अब सुनो मेरी बात, एक्टिवेशन एनर्जी आप लोग पता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के काम में आती है, ठीक है ना। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक्टिव करने के काम आती है। तो उसका भी स्टेटमेंट मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। एक बार एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं और मैं किसके बारे में बात कर लेता हूं, आप लोगों की एक्टिवेशन ऊर्जा मतलब सक्रिय ऊर्जा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सक्रिय ऊर्जा के बारे में ये तो आ गई ना आप लोगों को समझ में, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि जो थर्मोडायनेमिक फॉर्म में स्टेबल होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, काइनेटिक फॉर्म में इनर्ट, और जो थर्मोडायनेमिक फॉर्म में अनस्टेबल होता है उसको काइनेटिक फॉर्म में क्या बोलते हैं, लेवल। लेकिन हर जगह पर ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता, जैसे कि दोनों एग्जांपलों में देख लो, ये थर्मोडायनेमिक रूप में कौन होता है, अनस्टेबल, तो इसके लिए लेवल यूज होना चाहिए, लेकिन क्या यूज हुआ, इनर्ट हुआ है। ये थर्मोडायनेमिक रूप से कौन होता है, स्टेबल, इसके लिए क्या होना चाहिए, काइनेटिक फॉर्म में, इसके लिए इनर्ट होना चाहिए, लेकिन इनर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लेवल हो रहा है। तो कुछ आपके अपवाद भी होते हैं और दोनों अपवादों में ये एग्जांपल आप लोगों आ जाते हैं, ठीक है। मैं किसकी बात कर लेता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रिय ऊर्जा के बारे में। तो चलो ठीक है, सक्रिय ऊर्जा के बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूं, उसको तो मैं मिटा देता हूं, और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में इन चीजों को किस तरीका से एक्सप्लेन किया गया है, किसको, इनर्ट को और लेवल को, ठीक है। तो देखो आप लोग, ठीक है, तो यहां पर मैं किसकी बात करने वाला हूं, सक्रिय ऊर्जा, किसकी बात करने वाला हूं, सक्रिय ऊर्जा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। किसकी बात कर रहे हैं हम, सक्रिय ऊर्जा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप लोगों को पता है सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, कि जो मॉलिक्यूल्स के रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक्टिव करने के काम आती हो। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या स्टेटमेंट बोला हूं, मैं स्टेटमेंट बोला हूं सक्रिय ऊर्जा को, एक्टिवेशन एनर्जी को, किसके रेस्पेक्ट में, इनर्ट और लेवल के रेस्पेक्ट में। तो सुनो मेरी बात, कि जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, देखो ध्यान से समझना, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है उनकी रिएक्शन फास्ट होती है, और जिनकी रिएक्शन फास्ट होती है उनके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, लेवल। और जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है उनकी रिएक्शन क्या होती है, स्लो, और जिनकी रिएक्शन स्लो होती है उनके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, इनर्ट। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि एक्टिवेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में मैंने इसको किस तरीका से एक्सप्लेन किया है, सक्रिय ऊर्जा के रेस्पेक्ट में मैंने किस तरीका से एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए। मैंने क्या बात बोला है कि जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है उनकी रिएक्शन फास्ट होती है, और जिनकी रिएक्शन फास्ट होती है वो कौन होते हैं, लेवल। और जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है उनकी रिएक्शन क्या होती है, स्लो, और जिनकी रिएक्शन स्लो होती है उनके लिए मैंने कौन सा शब्द यूज किया, इनर्ट। बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। इस तरीका से ये काइनेटिक स्टेबिलिटी वाला टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। अब आप लोग सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोग नीचे नोट्सों के अंदर देखो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, एग्जाम में किस तरीका से क्वेश्चन आता है, काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आप लोग देख लेना। मैंने पहले बोला स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने पेपर डाल रखे हैं 2020 की एग्जाम से लेना, 2020, 19, 18, 17, 16 और 15 सभी एग्जामों को देखो, और ये देखो कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी आपको कितनी बार पूछ रखा है। देखो मैं ये बोल रहा हूं हर टॉपिक, जैसे मेरा टॉपिक क्लियर हो जाए ना, जैसे मैंने चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, स्पिन सिलेक्शन रूल, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, और D1 और D9, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है ना, उसके बाद हमने किसकी बात की, काइनेटिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो इन टॉपिक जब क्लियर हो जाए ना तो आप ये देख लिया करो उसको कि यार ये जो टॉपिक करवाया ना सर ने वो कितनी एग्जाम में आ चुका है, एक आइडिया लग जाता है उस चीज से, हाँ यार ये इतनी एग्जाम में आ गया, इसका मतलब शायद आ सकता है हमारे लिए, ठीक है ना। तो उन चीजों को देख लें। मैंने पेपर इसलिए डाले कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए किसी भी टॉपिक के बारे में, कि जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूं ना उसको ये पता लग जाए कि हाँ यार ये इतनी एग्जामों में आ चुका है और अब इसके चांस बनते हैं नहीं बनते, वो सारी चीजों को एक आइडिया लग जाता है, ठीक है ना। इसलिए आप विशेषकर ध्यान में रखना। इसलिए मैंने उनके अंदर स्टडी मटेरियल पहले से आपको 6 साल की प्रॉब्लम डाल दी। वो 6 साल की प्रॉब्लम डालने का मेरा यही मकसद था, क्या जिस यूनिट को मैं क्लियर करवा दूं उसका आपको आइडिया लग जाए कहा यार इसके अंदर ये केमिस्ट्री चल रही है, और ये हम लोगों से क्वेश्चन आए और ये हम लोगों से क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है ना। तो जो अपने मेन टॉपिक है अब तक हमारी इस यूनिट में जो मेन टॉपिक है वो क्या हो गए, आप बेटा जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर एक्सप्लेन किया था, उसके बाद आप लोग पता ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल एक्सप्लेन किया था, उसके बाद मैंने किसको एक्सप्लेन किया था, स्पिन सिलेक्शन रूल को, उसके बाद आपकी वो सीरीज आई थी, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब
विद्युत रासायनिक श्रेणी आप लोगों की जो किसके बारे में बोला था, लिगेंड के बारे में। फिर उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी निम्नतम अवस्था ग्राउंड स्टेट करवाई थी, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट करवाने के बाद आपको पता है वो D1 और D9 करवाया था। D1 और D9 के बाद हम लोगों ने क्या किया था, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा किया था। और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा करवाने के बाद फिर मैंने क्या किया, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो आप लोग सारी चीजों को एक एक चीज को देखते चलो, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर का मेरा यही मकसद था कि मुझे काइनेटिक स्टेबिलिटी करवानी थी, ठीक है ना। अगर जैसे कि अगले वाला टॉपिक होगा वर्गाकार समतलीय संकुलों में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब जो अपने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाऊं। अगर मैं इसी लेक्चर में उसको स्टार्ट कर दूं तो टॉपिक आधा दूर रह जाएगा। देखो मैं हर एक लेक्चर का एक टॉपिक का स्पेशल एरिया बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। जैसे अभी उसी टॉपिक को इसमें मिक्स कर दिया और अगले वाले लेक्चर में फिर वो जीरो लेवल से उठाना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी आप लोग देखते हो कि मेरा लेक्चर कभी 1 घंटे से ज्यादा का हो जाता है, किसी दिन 50 मिनट का होता है, किसी दिन 1 ही घंटे का होता है, किसी दिन 45 मिनट का होता है, 40 मिनट का, 35 का, 30 का, वो डिपेंड करता है टॉपिक पर। जैसे कि टॉपिक ज्यादा टाइम ले रहा है तो कॉमन सी बात है वो 1 घंटे से ज्यादा का हो जाता है। कोई टॉपिक ऐसा हुआ जैसे आज का मेरा टॉपिक था जल्दी खत्म हो गया, जल्दी खत्म हो गया तो मैं इसको यहीं पर एंड कर दूंगा, ठीक है ना। अगले टॉपिक को नए लेक्चर से। उसका एक फायदा है हम लोगों को, फायदा यह है कि जब आप एग्जाम देने बैठोगे, सपोज करो आप लोगों से काइनेटिक स्टेबिलिटी पूछ ली, तो दिमाग में तुरंत एक चीज क्लियर हो जाएगी कि यार काइनेटिक स्टेबिलिटी सर का 10 नंबर का लेक्चर था। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आ गई तो तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि यार थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी तो सर का 9वें नंबर का लेक्चर था, या स्पिन सिलेक्शन रूल का सर का कौन सा लेक्चर था, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल का सर का कौन सा लेक्चर था। तो वो चीज हमको एग्जाम में फायदा देगी, कहा यार सर का 9वें नंबर का लेक्चर वो था, और याद करने में कैसे आसानी रहेगी। जैसे आप इसका रिवाइज कर रहे हो तो रिवाइज वैसे ही कर सकते हो कि यार लेक्चर नंबर फर्स्ट में सर ने वो पढ़ाया था, लेक्चर नंबर सेकंड में सर ने वो पढ़ाया था, लेक्चर नंबर थर्ड में सर ने वो पढ़ाया था। और जैसे ही ध्यान आया कि लेक्चर नंबर थर्ड में सर ने वो पढ़ाया था और लेक्चर लिया है, नोट्स उतारे, तो पूरी तस्वीर क्लियर हो जाती कि हाँ यार उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 4 में उसको पढ़ाया था सर ने, लेक्चर नंबर 5 में उसको पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 6 में उसको पढ़ाया था, 7 में उसको पढ़ाया था, 8 में उसको पढ़ाया था। फिर पूरी तस्वीर के यार ये तो हो गए जितने भी 12 13 लेक्चर हुए, 14 15 जितने भी हुए, पूरी तस्वीर क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो हो गया आपका टॉपिक रिवाइज, हो गई ना भाई। लेक्चर से ध्यान में आ गया कि वो लेक्चर सर का वो था, वो लेक्चर वो था, वो लेक्चर वो था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि कौन सा लेक्चर सर का कौन से टॉपिक का था, ठीक है ना। तो वो एग्जाम में सही रहेंगे वो अपने लिए, ठीक है ना। तो इस चीज को आप विशेषकर ध्यान में रखना कि जो टॉपिक होगा ना, एक जो आपका लेक्चर होगा ना, वो पर्सनल एक टॉपिक का लूंगा। जैसे आज का मुझे काइनेटिक स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी थी तो अपना कम टाइम होगा काइनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है ना। बाकी का सारे स्टूडेंट मेरे साथ नोट्स बनाते चल रहे हैं, ठीक है ना। एक एक चीज को आप देख लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ नोट्सों के अंदर कोई भी अगर आपको ऐसा 21-20 मिस्टेक लगती है कि यार ये शायद यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है ना, तो उसको आप लोग सही कर लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ पहले लेक्चर लो, लेक्चर लेने के बाद नोट्स उतारो, नोट्स जब लेक्चर लेने के बाद नोट्स को उतारो तो नोट्सों में कुछ चीज आपको गलत लगी कि यार ये चीज गलत है तो उसको तुरंत सही कर लेना। यही तो हम लोगों का फायदा होता है, क्लास लेने के बाद नोट्स उतारने का यही फायदा होता है कि हम जिस चीज को उतार रहे होते हैं ना उसका पता होता है कि हम किस चीज को उतार रहे हैं। कोई चीज मिस्टेक लगी तुरंत पहचान जाते हैं कि ये चीज यहाँ पर मिस्टेक दे रखी है। इसलिए क्लास लो, क्लास लेने के बाद एक एक चीज को बिल्कुल समझ के कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। इसलिए देखने वाला जब नोट्सों को देखे तो ये क्या वास्तव में क्या नोट्स बनाए, ठीक है ना। इसलिए एक एक चीज को सही तरीका से आप लिखते चलो। कोई भी तरीका से प्रॉब्लम हो बिल्कुल आप लोग मेरे साथ डिस्कशन करो। मैं फिर बता देता हूं टॉपिक कोई सी के बारे में ये नहीं बोल सकता कि कोई सा अपना इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट। मैं किसको बताऊं, आप लोगों को पता सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर एग्जाम में पूछ रखा है, स्पिन सिलेक्शन रूल, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, D1 D9 एग्जाम में पूछ रखा है, चार्ज ट्रांसफर एग्जाम में पूछ रखा है, ये आपके एग्जाम में पूछ रखा है काइनेटिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। आगे आने वाले पूरे टॉपिक एग्जाम में पूछ रखे। जब पूरे टॉपिक एग्जाम में पूछ रखे तो मैं कैसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये, और माना कि जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बताया अगर वो नहीं आया तो आगे नहीं मेरे पास नहीं है। इसलिए आपके लिए एक एक टॉपिक जो पढ़ा रहा हूं वो सभी इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट के चक्कर में पढ़ना, मैं आप लोगों से पहले ही इस बात के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं। इंपॉर्टेंट के चक्कर में वो स्टूडेंट पढ़ते हैं जो फेल होने के कगार पर बैठे होते हैं। इंपॉर्टेंट कॉमन सी बात है यार, जो फेल होने के कगार पर है वो पूरा कोर्स तो कवर नहीं कर सकता, तो पूरा कोर्स कवर नहीं कर सकता है तो वो तो कॉमन सी बात है घर से जेट जुगाड़ करेगा, कोई मोस्ट बता दे, कोई 2 टॉपिक दे दे, कोई ये समझा दे, कोई वो समझा दे। हम लोगों का वो टारगेट नहीं, हम तो एक एक क्लास को सिस्टमेटिक तरीका से ले रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीका से अपने पूरे नोट्स बना रहे हैं। तो फिर हमें तो सब चीज करनी है। और सब चीज एक बात ध्यान रख लेना, स्कोर उन्हीं का कवर होता है जो एक एक चीज को साथ लेकर चलते हैं। ये बोलते हैं ना कि यार मेरे तो बस पास होने का जुगाड़, वो पास होने वाले जुगाड़ होते हैं ना, ये उल्टी सीधी बुक लेके आ जाते हैं, ठीक है, जो मार्केट में मिलती रहती है वो
50-100 रुपए की, ठीक है ना, उनसे बस वो पास ही होते हैं। स्कोर ध्यान में रखना, मेरी आप भी जानते हो इस चीज को, ऐसी बात नहीं आप नहीं जानते हो। स्कोर उन्हीं के होते हैं जो एक एक चीज को साथ लेकर चलते हैं, एक एक चीज का एनालिसिस कर करके पढ़ते हैं। ये बोलते हैं कि भाई उसकी तो एग्जाम में बीएससी में 150 में से 130 से 140 नंबर आ गए। तो आपको पता है, खूब आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, मैं पहले भी बोल चुका हूं आप लोगों से, आप लोगों को पता है 130 और 140 नंबर का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एग्जाम में स्टूडेंटों के 100 नंबर तो आ नहीं पाते, बड़ी मुश्किल में 100 का आंकड़ा बनता है उनका। तो 130 से 135 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी बीएससी जैसी एग्जाम में, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों के लिए टारगेट क्या है, मेरे जो जितनी भी बात बोल रहा हूं ना, उनका एक ही मतलब निकल रहा है, इनका एक ही मतलब ये निकल रहा है कि आप लोग मोस्ट के चक्कर में मत पड़ना। लास्ट टाइम में फिर बोल दो सर मोस्ट बता दो, ऐसा मत बोल देना कोई सा स्टूडेंट। मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप शुरू से पूरी क्लासों को ले रहे हो, एक एक टॉपिक को समझ के चल लो, सारी चीज आपने नोट्स में उतार रखी है, तो फिर आप मोस्ट के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो। अगर बात सही है, जब सारी चीजों को आप कर रहे हो तो कॉमन सी बात है, आप तो अपना यही ट्रेंड रखना कि हमारे लिए तो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हमारे लिए सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि कोई सा भी टॉपिक ऐसा नहीं जो एग्जाम में नहीं पूछ रखा है, मैं पहले ही बोल चुका हूं। मैं आप लोगों के लिए मेरे नोट्स क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं टॉपिकों पर डिस्कशन करता हूं जो हम लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है, उन्हीं के अंदर जो आपको समझाना वो सब कुछ वहीं पर समझा दो। अब ऐसे नहीं कि उल्टा सीधा और अथा भंडार इतना करवा के इतने मोटे नोट्स बनवा दिए, देखते दिमाग खराब हो जाए कि इसमें क्या पढ़ेंगे। नोट्स जितने छोटे होंगे और जितने कम शब्दों में किसी के सामने आप बातों को रखोगे ना, उतना ही अच्छा है। एक यार कॉमन सी बात है, आप लोगों से पूछूं मैं एक चीज को, कि किसी चीज को आप घुमा के बोल रहे हो और एक आपने थोड़ा उसी चीज को बहुत ही शॉर्टकट में डायरेक्ट बोल दिया, तो डायरेक्ट बोलना वाला ज्यादा सही रहता है, क्योंकि सामने वाले को वो चीज समझ में आ जाती है। जब आप किसी चीज को डायरेक्ट बोलते हो ना, तो तुरंत ही समझ में आ जाती है, लेकिन आप घुमा के बोलते हो तो सामने वाला फिर बोलते हो कि यार ये नहीं आई, तू तो ये बोल, डायरेक्ट बोलकर डायरेक्ट क्या बोलना चाहता है तू। हम यही तो बोलते हैं कि एक चीज को जब हम घुमा के बोलते हैं ना, तो पहली बार में उसको समझ में नहीं आती, वो क्या बोलता है कि भाई इस चीज को ऐसे घुमा के मत बोल, तू डायरेक्ट बोलकर डायरेक्ट क्या बोलना चाहता है तू, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को घुमा के बोलने के बजाय उसको डायरेक्ट शब्दों में बोलना सीखो, जिससे कि आपके सामने वाले, जिसके सामने भी आप अपनी पढ़ाई को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो सामने वाले के समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यही अपने नोट्स ऑफ क्वालिटी का जो टॉपिक है, और ये तो आप देख लो, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया। देख लो, शुरू से लेकर किसी भी यूनिट का ले लो, किसी का भी ले लो, आप तो मेरे पास फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हो, आप लोग मेरे से सेकंड ईयर में भी पढ़े हो, आप लोग मेरे पास फाइनल ईयर में भी पढ़ रहे हो, पेपर भी पढ़े हुए हैं, आपके लिए पेपर भी डाल रखे हैं, आराम से देखो आप सारी चीजों को, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसी बैच में आपको मेरे पास 11th में भी पढ़े, कुछ ऐसे स्टूडेंट 12th में पढ़े, वो अब 5वीं साल चल रही है उन स्टूडेंटों की, ठीक है ना। तो उनको सब पता है कि 12th में हमारा क्या स्कोर रहा था, 11th में कितनी नॉलेज थी सर के हम लोगों की, जैसे क्वांटम संख्या वाला वो टॉपिक एक्सप्लेन किया था। कुछ स्टूडेंटों ने जो थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में मेरे से जुड़े, उन्होंने पहली बार क्वांटम संख्या समझी थी, लेकिन जो स्टूडेंट 11th क्लास से मेरे पास बैठा, वो तुरंत ही समझ गया पहले लेक्चर में कि सर की क्वांटम संख्या हम क्या बात बोलने वाले, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट 11th क्लास से मेरे पास पढ़ रहा है, उसके लिए तो सारी चीजें जो आप पढ़ा रहा हूं वो सभी चीज सिंपल है, क्योंकि वो तो शुरू से ही मेरा स्टूडेंट है। बाकी के जो सेकंड ईयर में जुड़े हैं जो स्टूडेंट और जो फाइनल ईयर के अंदर जुड़े हैं, वो इन चीजों को पहली बार समझ रहे हैं। काफी ऐसे टॉपिक है जिनको वो पहली बार फेस कर रहे हैं कि यार ये भी कोई चीज होती है, जैसे क्वांटम संख्या। ज्यादातर नहीं, बहुत सारे स्टूडेंटों को बिल्कुल पेंडिंग में पड़ा रहता है, टॉपिक क्लियर ही नहीं होता, पता नहीं क्वांटम संख्या क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है ना। क्वांटम संख्या क्या होती है, कुछ नहीं होती क्वांटम संख्या, एक लाइन में आपकी क्वांटम संख्या क्लियर करवा दी, ठीक है ना। तो सारी चीजें, तो फिर वही बात हुई ना कि देखो एक लाइन में इसका मतलब बहुत ही कम शब्दों में बोल दिया, उसी चीज को मैं घुमा घुमा कर करवाता था, ना तो मेरे कुछ करवाता और ना तुम लोगों को कुछ समझ में आती। इसलिए जो भी चीजें उसको डायरेक्ट फेस टू फेस करना सीखो, तो जितनी ज्यादा फेस टू फेस करोगे ना चीजें उतनी जल्दी क्लियर होंगी। आगे मेरे बात समझ में। तो आप लोग किसी भी मोस्ट के चक्कर में मत पड़ना कि ये मोस्ट आपके लिए जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो सभी मोस्ट है, ठीक है। आगे नहीं मेरी बात समझे, नोट्स मेरे साथ साथ चल ही रहे हैं, चीज को समझ को उतारते चलो, ठीक है। तो आज का लेक्चर तो मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। ध्यान में रखना, अपना लेक्चर नंबर जो 10 था वो किस नाम से था, काइनेटिक स्टेबिलिटी। लेक्चर नंबर जो अपना 9 था वो कौन था, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ठीक है ना। लेक्चर नंबर अपना जो 8 था वो अपने हम लोगों ने किसकी बात की थी, वहां पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की बात की। तो ऐसे सभी लेक्चरों को ध्यान में रखो कि सर का पहले नंबर का लेक्चर क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, जिससे कि याद करने में कम तकलीफ हो। क्योंकि जब भी कभी देखोगे कहाँ यार ये था, तुरंत क्लिक हो जाती है कि ये तस्वीर, क्योंकि कॉमन सी बात है, पूरी तस्वीर सामने आ जाती है कि ये चीज पढ़ाई थी सर ने, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपने ख्याल रखना।